मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पर रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही आज। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। चलो। चलो कोई तो है जिसको नहीं पता था। चलो जी सही है, स्टार्ट करें। इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, पेज नंबर 222, डबल ए। ठीक है। अच्छा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में उसने बोला है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन इनिशियल स्टेप जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद, उसके बाद वेजो डायलेशन होती है और उसके बाद माइग्रेशन होती है। अब माइग्रेशन के जो स्टेप्स हैं ना, वो एम रैट के निमोनिक से याद रखने हैं। एम रैट का निमोनिक रखना है, ठीक है। माइग्रेशन, ठीक है, एम से माइग्रेशन है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह माइग्रेट करेंगे एट द साइट। ठीक है। आर से क्या है, रोलिंग है। वो जो ल्यूकोसाइट रोल करते हैं अलोंग द एंडोथीलियम, उसको रोलिंग कहा जाता है। ठीक है, रोलिंग है। ए से एडहियन है। ल्यूकोसाइट टू एंडोथीलियम एडहियर कर जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन, जिसे डायबिटीज कहते हैं, स्मूथ एपिथेलियम के अंदर जब न्यूट्रोफिल्स एंटर हो जाते हैं, मार्जिनेशन सॉरी, तो उसको जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन कहा जाता है, डायबिटीज जिसे कहते हैं। ठीक है। और जो है वो एमरैट के अंदर यही एक आपके पास जो है वो आता है। फिर वो कीमोटैक्सिस है, जो माइग्रेशन है टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी बाय केमिकल मीडिएटर्स, और फिर फेगोसाइटोसिस वगैरह होती है। तो जो आपके पास एमसीक्यूज आता है उसमें ये स्टेप आता है, द मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहियन एंड ट्रांसमाइग्रेशन, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडहियन के एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, एक एमरैट का सीक्वेंस याद रखना है। दूसरा हमारे पास जो है वो एडहियन के एमसीक्यूज आते हैं कि डब्ल्यूबीसी एंडोथीलियम के साथ कैसे अटैच होगी, आई कैम के थ्रू। ठीक है, फिर वही एमसीक्यूज आ जाता है कि ट्रांजिएंट एडहियन किससे होगी, ट्रांजिएंट सिलेक्टेंस से। ठीक है। और कंप्लीट या स्ट्रॉन्ग एडहियन किससे होगी हमारी, इंटीग्रिन से। ठीक है। तो एडहियन के यही एमसीक्यूज आते हैं, और स्टेप ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन का आपसे पूछा जाता है, जो मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मीडिएटर्स आ जाते हैं, मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो मैंने आपको ये पहले भी, पी कैम का भी एमसीक्यूज है। हाँ, वो पी कैम जो है वो डायबिटीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमाइग्रेशन के लिए आता है। ठीक है, पी कैम, पी कैम इसलिए आता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या है, अच्छा, फिर उसके अलावा आपको पता होना चाहिए मीडिएटर्स। अच्छा, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होगी, द फर्स्ट मीडिएटर फॉर कॉजिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन विल बी हिस्टामिन। हमेशा याद रखना है, जब भी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन है, इन्फ्लेमेशन की वो बात करें, तो हिस्टामिन रिलीज होगा। और अगर वो पेन की बात करेगा, तो ब्रेडिकाइनिन ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है। जब वो पेन की बात करेगा, तो ब्रेडिकाइनिन ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन जब भी बॉडी में कहीं पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें, इन्फ्लेमेशन है, वेसोकंस्ट्रिक्शन है, तो हिस्टामिन जो है, हाँ, लेकिन पहले हमारे पास जो वेसोकंस्ट्रिक्शन के बाद जिसने रिलीज होना ना, दैट कॉजेज द हिस्टामिन ना, इसीलिए कहते हैं कि वेसोकंस्ट्रिक्शन पहले होती है, उसके बाद जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, वेसो डायलेशन होती है, फिर मार्जिनेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन सबसे पहले, जहां पे एक्यूट इंजरी होगी वहां पे सबसे पहले वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी। फिर उसके बाद जो है वो हिस्टामीन आ जाएगा, हिस्टामीन वेसो डायलेशन काज करेगा, और उसके बाद मार्जिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, और वही एम रैट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस जो हैं वो एट द साइट ऑफ इंफ्लेमेशन या एट द साइट ऑफ इंजरी जो है वो आ जाएंगे और अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है। सही है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर
आपसे पूछा जाता है द नेचुरल थिंग दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द इंफ्लेमेशन बाय नेचुरल सेल्स बाय मास्ट सेल्स, तो वो भी हिस्टामीन ही है, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल जो मीडिएटर है वो हिस्टामीन है, दैट इज रिलीज बाय द मास्ट सेल्स। और नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो कि रिलीज होता है वो कौन सा होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट हेपरिन, ठीक है। तो ये दोनों हिस्टामीन एंड हेपरिन दे आर रिलीज्ड बाय द मास्ट सेल्स। और उसके अंदर नेचुरल अगर एंटी इंफ्लेमेटरी कुछ है तो दैट इज द हिस्टामीन। और अगर जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है वो हमारे पास हेपरिन है, ठीक है। तो इन दो का एमसीक्यूज आता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन, हाँ वो रिलीज होता है लेकिन मास्ट सेल नॉर्मली कहा जाता है, ठीक है, हेपरिन और हिस्टामिन के लिए। फाइन। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि वेजो डायलेशन कौन कर रहा है, ठीक है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सिन ए टू और एडीपी जो होता है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू और एडीपी दे कॉजेज द वेजो डायलेशन, ठीक है, वो वेजो डायलेट करते हैं, ठीक है। दे एड अप, मतलब एडीपी है ना, तो ये वो हैं कि जो वेजो डायलेशन करेंगे, वेजल्स को ओपन अप करेंगे, ठीक है। फिर कुछ चीजें होती हैं जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करती हैं। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए हमारे पास जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अच्छा, यहाँ में ना वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन एटीपी इन द हाफ थ्रोम्बोक्सिन ए टू इज फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये एड अप करते हैं एंडोथेलियम के अंदर, तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। मैंने उल्टा बता दिया, रुको एक। आई डोंट नो, आज ये इंटरनेट की वजह से ना व्हाइट बोर्ड मेरा ओपन हो रहा है ना रिकॉर्डिंग हो रही है। What's going on? 1 मिनट दीजिएगा बस। अच्छा, ये एंडोथीलियम, एंडोथीलियम है, ठीक है, ये ब्लड वेसल समझ लें जो भी, ठीक है। टू ऐड अप के लिए हमारे पास है, टू ऐड अप से क्या है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू और एडीपी, ये ऐड अप करते हैं, ऐड अप, टू ऐड अप, ठीक है। टू ऐड भी बस आप याद कर सकते हैं। टू ऐड से मतलब है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज ऐड हो जाएगी तो ये वेसल तंग हो जाएगी ना। तो टू ऐड से आपने याद रखना है, टी से याद रखना है थ्रोम्बोक्सिन ए टू, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू और एडीपी, ए से याद रखना है एडीपी। ये जो है ये वेजो कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं, दे कॉज द वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। टू ऐड से याद रखना है थ्रोम्बोक्सिन ए टू और एडीपी, दे कॉज द वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और वेजो डायलेशन के लिए हमारे पास होती है प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन। साइकिल है ना, अगर यहाँ पे मैं साइकिल चलानी शुरू कर दूं तो क्या होगा, ये वेजल जो है वो ओपन अप हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोस्टासाइक्लिन से क्या है, वेजोडाइलेशन होती है। प्रोस्टासाइक्लिन से क्या होती है, वेजोडाइलेशन, ठीक है। उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 D2 F2, ये भी जो है ये वेजो डायलेशन करते हैं, ठीक है। और जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं थ्रोम्बोक्सिन ए टू और एडीपी। अब थ्रोम्बोक्सिन ए टू क्या करता है, अगर इस एंडोथेलियल वॉल में कोई डैमेज है, ठीक है, इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन करनी है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन करनी है, प्लेटलेट को जहाँ पे जाके लगाना है, ठीक है, प्लेटलेट को हेल्प आउट करना है कि वो उस जगह पे जाके लगे, ठीक है, ताकि वो वहां पे हेमोस्टेसिस जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो अब उस जगह पे जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए थ्रोम्बोक्सिन ए टू क्या करेगा, टू ऐड अप से याद कर सकते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा, ठीक है। लेकिन जो चीजें वेजो डायलेशन कर रही हैं वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेंगी, जैसे प्रोस्टासाइक्लिन है,
ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दोनों तरफ से आ जाते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन के थ्रू भी पूछा जा सकता है, या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन और प्लेटलेट इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, जो चीजें वेजो डायलेट कर रही हैं वो प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देंगी, एंड द थिंग्स कॉजिंग अ वेजो कंस्ट्रिक्शन, उसमें थ्रोम्बोक्सिन A2 है जो कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवाता है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइटोकाइंस। ठीक है, साइटोकाइंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटरल्यूकिन 1 जो है दैट इज फॉर फीवर, एंड TNF जो है वो उसके बाद आता है फीवर के लिए, टिश्यू नेक्रोजिंग फैक्टर। लेकिन सूडोमोनास की कंडीशन में क्या सीक्वेंस है? हाँ, TNF बिफोर इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, तो सूडोमोनास में बिल्कुल अलहदा हो जाता है। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ड्राइव प्रोडक्ट्स में मैंने आपको बताया था, जो एनाफाइलैक्टिक हैं दे आर व्हाट, C3A 4A 5A। ठीक है, ये एनाफाइलैक्टिक है। ऑप्सोनाइजेशन किससे होती है? ऑप्सोनाइजेशन के लिए कौन से हैं? ऑप्सोनाइजेशन के लिए ऑप्सोनाइजेशन के लिए C3B। भूल गया ऑप्सोनाइजेशन वाला? मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड, IgG, C3B और IgG फॉर ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे बोल रहे हो, ओके ओके। अच्छा, मुझे यहाँ के जवाब नहीं मिल रहे थे और मैं कह रही हूँ कि क्या आप लोग भूल गए हैं बिल्कुल ही। चलो ठीक है, C3B एंड IgG। पता नहीं, शायद इंटरनेट इशू की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अच्छा, C3B एंड IgG फॉर ऑप्सोनाइजेशन। उसके बाद है हमारे पास कीमोटैक्टिक फैक्टर। तो कीमोटैक्टिक कौन सा है? C5A। हाँ, वो फिर इसीलिए हो रही है। अच्छा, मेरी तरफ से कोई वो रुकावट नहीं है बिल्कुल भी ना। ठीक है, मेरी तरफ से तो आवाज बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन आई डोंट नो ये। हाँ, इन्फेक्शन में नहीं वो होती है। इन्फेक्शन के अंदर अगर फीवर है हमारे पास, तो फिर इंटरल्यूकिन 1 ही होगा हमेशा, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन TNF इज ओनली पॉजिटिव फॉर सूडोमोनास फर्स्ट। TNF भी टिश्यू नेक्रोसिंग फैक्टर फॉर फीवर ही है, लेकिन वो सूडोमोनास के लिए पहले सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक। ठीक है, कीमोटैक्सिस भी हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास अर्ली कंप्लीमेंट डेफिशिएंसी किस में होती है? अर्ली कंप्लीमेंट डेफिशिएंसी SLE में, और लेट कंप्लीमेंट डेफिशिएंसी रिकरेंट कौन सा इन्फेक्शन? लेट कंप्लीमेंट डेफिशिएंसी नाइजेरिया बैक्टीरियमिया का रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, तो लेट कंप्लीमेंट डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइम अब हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लाइन। हमारे पास जो टिश्यू पूछा जाता है, देखो, अगर आपसे टिश्यू पूछा जा रहा है देन दैट इज द मैक्रोफेज, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लाइन जो डिफेंस है वो आपकी स्किन करती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन अगर सरफेस पूछें या ये पूछें जिसके अगेंस्ट फ्रिक्शन है, रब आ सकती है, तो वो दैट इज द स्किन। लेकिन अगर फर्स्ट लाइन टिश्यू पूछेंगे तो वो मैक्रोफेजेस हैं। अगर फिर ब्लड में पूछेंगे तो वो फर्स्ट लाइन न्यूट्रोफिल्स हैं। तो हर जगह का फर्स्ट लाइन चेंज होता है। फर्स्ट लाइन सरफेस इज स्किन, फर्स्ट लाइन टिश्यू इज मैक्रोफेज, एंड फर्स्ट लाइन इन द ब्लड इज न्यूट्रोफिल अगेंस्ट द इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन, जो भी, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है वो हमारे पास इस तरह है। अर्ली कंप्लीमेंट डेफिशिएंसी हमारे पास SLE में आती है,
ठीक है, कंप्लीमेंट लेवल्स है ना, C1 C2 C3 C4, जिसमें कीमोटैक्टिक भी फैक्टर्स आ गए, ऑप्सोनाइजेशन के फैक्टर्स भी आ गए, ठीक है। और लेट जो है वो डेफिशिएंसी आती है इन रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ नाइजेरिया बैक्टीरियमिया, ठीक है, C5 से C9 तक, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है कि मेजर स्कैवेंजर्स कौन से हैं। तो मेजर मैंने आपको बोला था, मेजर जो हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, बट मेजर उनका जो रोल है दैट इज टू फेगोसाइटोस, ठीक है। फेगोसाइटोसिस के लिए बॉडी में मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो रेस्पिरेटरी बर्स्ट सिस्टम कौन रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी बर्स्ट सिस्टम में? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रोफिल्स रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास फेगोसाइटोसिस जो है वो कौन कर रहे होते हैं टिश्यूज के अंदर हमारे पास, हाँ, NADPH ऑक्सीडेज है। तो टिश्यूज के अंदर नॉर्मली कौन कर रहे होते हैं? मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो मेनली जो मेन रोल है फॉर फेगोसाइटोसिस इज बाय द मैक्रोफेजेस एंड देन न्यूट्रोफिल्स, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें अब बाकी जो लिखा हुआ है जिसके अंदर, ये हम MCQs में ही डिस्कस करेंगे कि ग्रैनुलोमा किस में बनता है किस में नहीं बनता, ठीक है। ये अब साथ साथ MCQs में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, किलॉइड और हाइपरट्रोफिक स्कार के अंदर, मेरी अब आवाज मुझे लगता है कि बीच में कट होती जाती है, नो इंटरनेट कनेक्शन लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, अब किलाइड और हाइपर, हाँ वो बीच में कट हो रही है, वो इंटरनेट कनेक्शन एकदम लिखा हुआ था नो इंटरनेट कनेक्शन, तभी कनेक्ट कट हो जाता है। अच्छा, किलाइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार में याद रखिएगा, किलाइड अबव द वुंड होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम द साइट ऑफ वुंड, ठीक है। अगर एक लाइन जैसा वुंड है उससे एक्सटेंड करेगा दैट इज किलॉइड। अब किलॉइड के अंदर क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 3 दोनों कोलिजन्स होते हैं, लेकिन जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है, जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टाइप 3 कोलिजन, नो वॉइस। अच्छा, दोबारा से बता देती हूँ। अच्छा, किलॉइड इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वूंड, ठीक है। वूंड की जो लाइन है उससे अब बियॉन्ड एक्सटेंड करेगा किलॉइड, ठीक है। एक बात, दूसरा जो ब्लैक पर्सन होते हैं ना उनके अंदर किलॉइड बनता है, ठीक है। ये याद रखना, जो काले बंदे हैं ना, ब्लैक हैं, उनमें कीलॉइड बनता है, हाइपरट्रॉफिक स्कार नहीं बनता। हाँ, बर्न्स में भी बन सकता है, लेकिन जो ब्लैक पर्सन है उनमें जो है वो स्पेसिफिकली ये है कि उनमें कीलॉइड बनता है। बर्न्स के बाद हाँ ये कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप, अगर ये नॉर्मल स्किन वाले हैं, जो ब्लैक पर्सन है, जो ब्लैक स्किन वाले हैं, ठीक है, उनके अंदर कीलॉइड ही बनेगा आफ्टर द स्कार फॉर्मेशन जो भी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास कीलॉइड है दैट कंसिस्ट ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन। जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो बाउंड्री के अंदर रहता है, लेकिन उसको वो कंसिस्ट करता है ओनली टाइप 3 कोलेजन से, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, लोकल फैक्टर और सिस्टमिक फैक्टर फॉर डिलेड वुंड हीलिंग। जो हमारे पास लोकल फैक्टर है फॉर डिलेड वुंड हीलिंग दैट इज द इन्फेक्शन। अगर लोकली एक जगह पे इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टमिक फैक्टर्स में पूछें तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इज डायबिटीज मेलाइटस, फिर एनीमिया एंड देन मैल न्यूट्रिशन। अच्छा, बाज दफा हमारे पास हाइपोक्सिया की भी ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। अब एक होता है डिलेड वुंड हीलिंग एंड एक होता है स्टॉप वुंड हीलिंग, ठीक है। डिलेड वुंड हीलिंग का मतलब है कि अगर एक चीज ने विद इन 3 मंथ्स वुंड हील करना है, विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स कह लो, ठीक है। तो अगर उस
पे कोई चीज ऐसी एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो 3 to 4 मंथ्स पे बात चली गई है, दैट वुड बी द डिलेड वुंड हीलिंग। ठीक है, डिलेड वुंड हीलिंग। ठीक है, वो स्लो डाउन प्रोसेस हो जाएगा, उसमें वुंड हीलिंग होगी। लेकिन डिक्रीज्ड वुंड हीलिंग या स्टॉप्ड वुंड हीलिंग थ्रू हाइपोक्सिया, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, जब एक टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, उसके अंदर डिले नहीं होगा, उसके अंदर वो प्रोसेस वुंड हीलिंग का स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, डिलेड वुंड हीलिंग के अंदर, अच्छा अच्छा, डिलेड वुंड हीलिंग के अंदर आपके पास जो लोकल कॉज है दैट इज द इन्फेक्शन। अगर लोकली इन्फेक्शन पड़ा हुआ है, वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी। अगर आप बात करें सिस्टेमिक फैक्टर्स की, तो उसमें डायबिटीज आ जाती है, अनीमिया आ जाता है, माल न्यूट्रिशन आ जाती है। अब दूसरी तरफ बात मैं कर रही हूँ स्टॉप्ड वुंड हीलिंग या रिड्यूस्ड वुंड हीलिंग। तो उसके अंदर क्या है कि वूंड हीलिंग ही कम हो जाएगी या वूंड हीलिंग रुक जाएगी, दैट मेन फैक्टर इज हाइपोक्सिया। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होगी वहां पे वूंड हीलिंग कैसे होगी? वो डिलेड तो नहीं होगी ना, वो तो होगा ही नहीं प्रोसेस। ठीक है, तो दो अलग चीजें हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं करना। ठीक है, अभी आवाज आ रही है मेरी अब दोबारा से? ठीक है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास, चलो ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये सार जो है बॉडी के अंदर ना, आपने बस एक बात याद रखनी है कि जब हमारे पास बॉडी में ईएसआर ज्यादा होगा तो एल्ब्यूमिन कम होगा। ठीक है, ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, एल्ब्यूमिन को साथ में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब जब बॉडी में इन्फेक्शन है, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन के साथ अगर आपसे पूछा जाएगा तो ईएसआर जब रेज्ड होगा तो एल्ब्यूमिन कम होगा। ठीक है, जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है ना, तो एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो इतनी उस तरह सेडिमेंट नहीं कर पाते हैं इन द सोल्यूशन, जब सोल्यूशन में डाला जाता है। ठीक है, तो वो उतने रेट पे सेडिमेंट डाउन नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि बीच में एल्ब्यूमिन पड़ी हुई होती है, राइट? नेगेटिव रिपेल होता है वो उसकी वजह से, तो वो एकदम से नीचे नहीं आ पाते जब बॉडी में एल्ब्यूमिन कम होता है। अब आप देखो कि एक अगर बाउल में ले लूं, उसके अंदर एल्ब्यूमिन के बॉल्स लगा दूं, ठीक है, और ऊपर से एरिथ्रोसाइट का मैंने उस पानी के अंदर बैठने का टाइम नोट करना है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मैंने देखना है। ठीक है, ईएसआर को मॉनिटर करना है। अब उस बाउल के अंदर अगर एल्ब्यूमिन पड़ी होगी तो एरिथ्रोसाइट्स को नीचे आते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, वो बहुत जल्दी सेडिमेंट डाउन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ईएसआर रेज्ड नहीं होगा जब बॉडी में एल्ब्यूमिन होगी। इसी तरह ही अगर मैं उसी बाउल में से, ठीक है, अगर मैं उसी बाउल में से एल्ब्यूमिन बाहर निकाल दूं, एल्ब्यूमिन के बॉल्स बाहर निकाल दूं, अब वो सिर्फ पानी है और आपने एरिथ्रोसाइट ऊपर रखे हैं, ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट फौरन फौरन नीचे बैठ जाएंगे क्योंकि उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। ठीक है, तो उस सूरत हाल में ईएसआर रेज्ड होगा। ठीक है, तो याद रखना है जब भी बॉडी में एल्ब्यूमिन कम होगी ईएसआर रेज्ड होगा। इसीलिए इंफेक्शन की कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन में, ठीक है, कैंसर में, अनीमियाज में, ठीक है, इन सूरत हाल में जो है वो ईएसआर रेज्ड होता है। और नॉर्मली जो है वो ईएसआर डिक्रीज होता है इन सिकल सेल एनीमिया, माइक्रोसाइटोसिस या पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन के साथ आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए ईएसआर का, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछते हैं। और दूसरा ये भी कि इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन के दौरान ईएसआर हमेशा बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, चले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, इसमें डिस्कशन वाली बहुत इतनी ही चीजें थी कुछ। ठीक है, एमसीक्यूज अब स्टार्ट करते हैं ताकि वो हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1, इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। हाँ, रॉलेक्स फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद दैट, लेकिन वो इतना डीपर डाउन वैसे उसमें जाने की जरूरत नहीं है।
माइलोडोसिस, माइलोडोसिस तो वो पिछले ही चैप्टर्स में था। अच्छा, और वो अमाइलोडोसिस के हिसाब से एक्यूट फेज रिएक्शन में, अच्छा एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स की बात करें। हाँ, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास फेरेटिन भी आ जाता है, हेप्सिडिन भी आ जाता है, सीरम अमाइलॉइड ए प्रोटीन, सी रिएक्टिव सीआरपीज जो हैं वो मेनली हमारे पास आ जाते हैं जो कि एक्यूट फेज रिएक्शंस में हैं। फेरेटिन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और वो अमाइलोडोसिस में मैंने डॉक्टर आलिया ने ग्रुप में वैसे भेज दिया था, वो उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई थी थोड़ी सी। तो दैट वाज रेक्टल बायोप्सी, उसके अंदर वो लेते हैं फॉर द सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस के लिए, ठीक है। तो वो प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं रेक्टल बायोप्सी भी, ठीक है। तो मैंने तब आप लोगों को बोला था कि कांगो रेड स्टेन के साथ ही पॉजिटिव आता है, लेकिन रेक्टल बायोप्सी उसके लिए ली जाती है, ठीक है। वो मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये राटाज में नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ करेक्ट ऑप्शन कि रेक्टल बायोप्सी ली जाती है फॉर अमाइलोडोसिस, ठीक है। अच्छा, और एमसीक्यूज अब स्टार्ट कर।